परछाई 265। अब आगे। श्रेया के जाने के बाद विराज हैरान होकर एक बार अपने हाथ को तो एक बार दरवाजे को देख रहा था। वो हैरान के साथ साथ कंफ्यूज भी लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब तक जिस चोट को वो ठीक नहीं कर पा रहा था, वो चोट ठीक कैसे हो गया। विराज को इस तरह हैरान परेशान देखकर रॉबिन कहता है, विराज बाबा, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं। रॉबिन की आवाज़ सुनकर विराज होश में आता है। वो अपना सर झटककर रॉबिन से कहता है, रॉबिन अंकल, मुझे एक बात बताइए। रॉबिन कहता है, हाँ पूछिए। विराज कहता है, मॉम डैड ने मेरे बाद कोई बेबी प्लान क्यों नहीं किया। रॉबिन कंफ्यूज होकर कहता है, पता नहीं, जहाँ तक मुझे याद है आप हमेशा सर और मैडम से जिद करते थे कि आपको एक छोटी बहन चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने दूसरे बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। विराज कहता है, क्या आपको अच्छे से याद कि मेरे बाद मॉम प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। रॉबिन को विराज का ये सवाल बहुत अजीब लगता है। वो अजीब सी नज़रों से विराज को देखने लगता है। विराज बात को संभलाते हुए कहता है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कोशिश की थी या नहीं। रॉबिन कहता है, यूएसए जाने के बाद का पता नहीं, लेकिन शिमला में तो ऐसा नहीं हुआ था। विराज कुछ देर सोचकर आगे कहता है, रॉबिन अंकल, जब डैड हम सब के साथ यूएसए शिफ्ट हुए थे उससे पहले कुछ हुआ था क्या, मतलब कुछ अलग। रॉबिन कुछ देर सोचता है और उसे कुछ याद आता है। रॉबिन कहता है, हाँ विराज बाबा, यूएसए जाने के कुछ दिन पहले युवराज सर और सुहानी मैडम मनाली गए थे। ये सुनकर विराज और भी ज्यादा उलझ जाता है। तभी उसके ऑफिस डोर पर कोई नॉक करता है। अब रॉबिन वहां से चला जाता है और आशीष अंदर आ जाता है। अंदर आते ही आशीष विराज से कहता है, सर, मैंने श्रेया के बारे में पता किया है। वो सच कह रही थी, वो एक अनाथ है और मनाली के एक ऑर्फनेज में रहती थी। विराज क्यूरियस होकर कहता है, उसके मॉम डैड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। आशीष विराज के डेस्क पर एक तस्वीर रखकर उसे आगे बढ़ाते हुए कहता है, सर, श्रेया के डैड का तो पता नहीं चला है, लेकिन ये उसकी मॉम थी। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। शायद इसने अपनी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय कर दी थी। एक रात ये लेबर पेन के दौरान मनाली के एक ऑर्फनेज में पहुंची थी। कुछ देर बाद इसने श्रेया को जन्म दिया और अपना दम तोड़ दिया। विराज बड़े ध्यान से उस औरत की तस्वीर देख रहा था। उस तस्वीर को देखते हुए विराज कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। विराज को ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस औरत को कहीं तो देखा था। अब जब विराज को पता चल गया था कि श्रेया की मॉम कोई और है, तो उसके दिमाग से ये बात निकल गई थी कि श्रेया उसकी बहन हो सकती है। लेकिन उसे एक बात बहुत अजीब लग रही थी कि युवराज और सुहानी भी यूएसए जाने से पहले मनाली गए थे और श्रेया की मॉम का भी मनाली से कनेक्शन था। विराज यही सब सोच रहा था, तभी आशीष की आवाज़ से उसका ध्यान टूटता है। आशीष कहता है, सर, एनी प्रॉब्लम। विराज कुछ देर रुककर कहता है, हम कल सुबह मनाली जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो औरत जो विराज के ऑफिस के बाहर रेयांश से मिली थी और जिसे देखकर समर छुप रहा था, वो एक अपार्टमेंट में एक रेस्टिंग चेयर पर बैठी थी। उसका सर पीछे की तरफ टिका था और उसकी आंखें बंद थी। वो बहुत रिलैक्स लग रही थी और उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। तभी उसका मोबाइल बजता है। मोबाइल की आवाज़ सुनकर उस औरत की आंखें खुलती है। वो उसी तरह बैठे हुए कॉल रिसीव करके कहती है, हेलो। सामने वाले की बात सुनने के बाद वो औरत आराम से कहती है, मुझे भी लगा था कि ये सब संभालने के लिए युवराज खुद आएगा, लेकिन उसने अपने बेटे को भेज दिया। वैसे ये अच्छी बात है, युवराज को संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता, लेकिन उसके बेटे विराज को संभालने के लिए रेयांश ही काफ़ी है। वो औरत फिर से फ़ोन पर किसी की बात सुनने लगती है और आगे कहती है, रेयांश नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है। वो हमारा सबसे बड़ा मोहरा है। वो सिर्फ वही करेगा जो हम चाहेंगे। ये कहकर वो औरत कॉल कट कर देती है। वो फिर से उसी डेविल स्माइल के साथ आंखें बंद करके अपना सर पीछे टिका लेती है। इधर श्रेया सृष्टि के साथ उसके घर के लिविंग एरिया में काउच पर बैठी थी। वो दोनों काफ़ी सीरियस होकर बात कर रहे थे। यश अभी घर से बाहर गया हुआ था। सृष्टि श्रेया से कहती है, ये विशिंग वेल सदियों पुराना है। कहते हैं आज से 29-30 साल पहले यहाँ किसी साई का घर था जो 200 सालों से उस विशिंग वेल में रहता था। वो साया यहाँ के लोगों को पुराने रोड पर मार देता था, लेकिन सालों पहले ये सब बंद हो गया। लोग कहते हैं कि किसी ने उस साय को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पूरी बात सुनकर श्रेया कहती है, अगर उसे खत्म कर दिया था तो ये साया कौन है जो फिर से लोगों को मार रहा है। सृष्टि कहती है, मैंने सुना है ऐसे हॉन्टेड प्लेस कभी भी खाली नहीं रहते।
ऐसी जगहों से एक बुरी शक्ति चली भी जाए तो भी दूसरी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। हो सकता है ये दूसरी आत्मा हो जिसने उस विशिंग वेल को अपना घर बना लिया हो। श्रेया परेशान होकर कहती है, लेकिन हमें उसके बारे में पता कैसे चलेगा? सृष्टि कहती है, शायद एक इंसान है तो हमें उसके बारे में बता सकता है। श्रेया क्यूरियस होकर कहती है, कौन? सृष्टि इल डेविल स्माइल के साथ कहती है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, आज रात हम उनके पास जाएंगे। श्रेया भी खुश होकर कहती है, ठीक है, पहले हम उस साए के बारे में पता करेंगे, फिर उस साए को पकड़कर उस कुएं में धकेलकर मार देंगे। श्रेया की बात सुनकर सृष्टि को हंसी आ जाती है। हंसते हुए उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है। वहां देखते ही सृष्टि की हंसी अचानक से रुक जाती है और उसकी आंखों में डर दिखने लगता है। वहां रेयांश खड़ा था। सृष्टि की ये हालत देखकर श्रेया कहती है, तुम्हें क्या हुआ? अभी अभी तो हंस रही थी ना, अब स्टैच्यू क्यों बन गई? सृष्टि उसी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, रेयांश सर। ये सुनकर श्रेया का मुंह बन जाता है। वो नाराजगी के साथ कहती है, इस बार वो भी हमको रोक नहीं पाएंगे। तुम बस देखना, वो अपनी छोटी छोटी आंखों से हमें देखते रह जाएंगे और हम अपना काम पूरा कर लेंगे। श्रेया की बातें सुनकर रेयांश की आंखें सच में छोटी हो जाती है। उसका चेहरा देखकर सृष्टि समझ जाती है कि रेयांश इस वक्त बहुत गुस्से में है। सृष्टि फेक स्माइल के साथ श्रेया से कहती है, श्रेया, ये तू क्या कह रही है? रेयांश सर। श्रेया सृष्टि की बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, फिर से रेयांश सर। देखो, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे बॉस हैं, लेकिन हर वक्त उन्हें बीच में लाने की क्या जरूरत है? तुम ना उस साए की बात कर लो, लेकिन उनकी बात मत करो। सृष्टि फिर से एक नज़र रेयांश को देखती है, जो अपनी जगह पर खड़ा था। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया को कैसे रोके। पहले ही रेयांश को देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी, ऊपर से श्रेया उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। सृष्टि श्रेया को बचाने की कोशिश करते हुए कहती है, श्रेया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वैसे तो तुम हर वक्त रेयांश सर की तारीफ करती रहती हो। श्रेया मुंह बनाकर कहती है, मैं तारीफ करती हूँ, वो भी उनकी। मुझे क्या दुनिया में और कोई मिला नहीं है तारीफ करने के लिए जो मैं उनकी तारीफ करूंगी? हर वक्त उल्लू की तरह मुझे घूर कर डराते रहते हैं। अब सृष्टि का रोने का मन कर रहा था। श्रेया रेयांश को नहीं देख पा रही थी, लेकिन सृष्टि की नज़र बार बार दरवाजे पर खड़े रेयांश पर जा रही थी। श्रेया की बातें सुनकर रेयांश का चेहरा और सीरियस होता जा रहा था। सृष्टि बात को संभलाते हुए कहती है, नहीं श्रेया, रेयांश सर की आंखें उल्लू जैसी तो नहीं है। श्रेया भी क्यूट सा फेस बनाकर कुछ सोचते हुए कहती है, एक्चुअली तुम ठीक कह रही हो, उनकी आंखें उल्लू जैसी नहीं है। ये सुनकर सृष्टि एक चैन की सांस लेती है और रेयांश का चेहरा भी थोड़ा नर्म पड़ता है। लेकिन अगले ही पल श्रेया कहती है, उनकी आंखें चमगादड़ जैसी है, क्योंकि गुस्से से वो मुझे घूरते ही रहते हैं और रात में मैं कहीं भी रहूं वहां पहुंच जाते हैं। मैं ना बेकार ही उन्हें एंग्री बर्ड कहती हूँ, उन्हें तो बैटमैन कहना चाहिए। मुझे मेरे नाखून भी चबाने नहीं देते। आखिरी लाइन कहते हुए श्रेया इमोशनल हो जाती है। अब रेयांश का नर्म पड़ा चेहरा फिर से कठोर हो जाता है। सृष्टि परेशान होकर उठ जाती है और सख्ती के साथ कहती है, देख श्रेया, तू ऐसे मेरे सामने मेरे बॉस की इंसल्ट नहीं कर सकती। सृष्टि समझ गई थी कि अब श्रेया को नहीं बचाया जा सकता, इसलिए वो बस खुद को बचाने की कोशिश करती है। श्रेया भी उठकर अपना सर खुजाते हुए कहती है, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? कल रात ही तो हमने रेयांश सर की कितनी सारी बुराई की है। तुम्हें याद नहीं? तुमने ही तो कल उन्हें ड्रैकुला कहा था, जो कभी शिमला नहीं आता लेकिन अपने एम्प्लॉइज का खून चूसता है, और भी कुछ कहा था तुमने। अब श्रेया ने सृष्टि के भी बचने की सारी उम्मीद खत्म कर दी थी। वो रेयांश की कंपनी में ही जॉब करती थी, लेकिन उसने पहले कभी रेयांश को देखा नहीं था। कल रात ही उसने रेयांश को पहली बार देखा। सृष्टि लगभग रोते हुए कहती है, श्रेया, ऐसा मत कर, वो यहाँ भी आ सकते हैं। इस बार श्रेया सृष्टि की बात से सहमत होकर कहती है, हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो मच्छर की तरह हैं, कहीं भी आ सकते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वो दिख ही जाते हैं, चाहे मैं ऊपर जाऊँ या नीचे, दाएं जाऊँ या बाएं, आगे जाऊँ या पीछे। ये कहते हुए श्रेया पीछे मुड़ती है और उसे सामने रेयांश खड़ा दिखता है। रेयांश को देखकर श्रेया एक्साइटेड होकर कहती है, देख, रेयांश सर यहाँ भी है। अपनी लाइन पूरी करते ही श्रेया के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और उसकी आंखें हैरानी से लगभग बाहर ही आ जाती है। रेयांश श्रेया को गुस्से से देख रहा था। श्रेया को अब वो सारे कॉम्प्लीमेंट्स एक एक करके याद आ रहे थे जो उसने अभी अभी रेयांश को दिए थे, उल्लू, चमगादड़, ड्रैकुला और पता नहीं क्या क्या।
श्रेया वहीं फ्रीज हो जाती है और घबराते हुए रेयांश को देखने लगती है, जो गुस्से से चलते हुए उसके पास ही आ रहा था। श्रेया रेयांश को ही देखते हुए धीमी आवाज में सृष्टि से कहती है, सृष्टि प्लीज हेल्प मी, लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आती। श्रेया अपनी नजरें तिरछी करके अपने पीछे देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सृष्टि कहीं दिखाई नहीं देती। श्रेया हैरान होकर पीछे मुड़ती है, लेकिन सृष्टि उसे धोखा देकर वहां से भाग चुकी थी। श्रेया मन ही मन सृष्टि को कोसते हुए फिर से पीछे मुड़ती है। अब सामने देखकर वो लड़खड़ा जाती है, क्योंकि रेयांश उसके काफी पास आ गया था। श्रेया घबराते हुए अपनी नजर उठाती है और रेयांश की आंखों में देखती है। रेयांश की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी श्रेया को खा जाएगा। श्रेया फेक स्माइल के साथ कहती है, सर आप यहाँ। रेयांश आंखों में गुस्सा लिए कहता है, अभी अभी तुमने ही तो कहा था कि मैं मच्छर की तरह कहीं भी आ सकता हूँ। एपिसोड 266। अब आगे। श्रेया फेक स्माइल के साथ रेयांश से कहती है, सर आप यहाँ। रेयांश श्रेया को घूरते हुए कहता है, अभी अभी तुमने ही तो कहा ना, मैं मच्छर की तरह कहीं भी आ सकता हूँ। ये सुनकर श्रेया की हालत खराब हो जाती है। अब उसके चेहरे पर फेक स्माइल भी नहीं आ रही थी। श्रेया दुखी होकर अपने मन में कहती है, इसका मतलब इन्होंने सब कुछ सुन लिया। रेयांश श्रेया को घूरते हुए कहता है, ज्यादा नहीं, बस तुम्हारे कुछ कॉम्प्लीमेंट सुने हैं, उल्लू, चमगादड़, और वो क्या था। श्रेया लगभग रोते हुए ना में अपना सर हिलाती है। रेयांश आगे कहता है, ओह यस, ड्रैकुला। श्रेया फौरन कहती है, ड्रैकुला सृष्टि ने कहा था। रेयांश श्रेया की तरफ बढ़ते हुए कहता है, इसका मतलब बाकी तुमने कहा था। श्रेया घबराते हुए एक बार हाँ में फिर ना में अपना सर हिलाती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है। अब उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। डर से श्रेया का चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें नॉर्मल से बड़ी हो गई थी। उसे देखते हुए रेयांश ना चाहकर भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा था। अब श्रेया डरते हुए पीछे जा रही थी और रेयांश उसकी तरफ बढ़ रहा था। श्रेया रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, आप आगे क्यों बढ़ रहे हो। ये कहते ही श्रेया का पैर काउच से टकरा जाता है और वो लड़खड़ाने लगती है। रेयांश आगे बढ़ते हुए श्रेया की कमर पकड़कर उसे थाम लेता है। अब रेयांश श्रेया के बहुत करीब था और उसके करीब आते ही श्रेया की हार्ट बीट फिर से बढ़ जाती है। श्रेया रेयांश को देखते हुए अपने मन में कहती है, फिर से हार्ट बीट तेज हो गई। ये रेयांश सर BP बढ़ाने की मशीन है क्या। रेयांश सख्ती के साथ कहता है, मुझे घूरना बंद करो वरना तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएगी। ये सुनकर श्रेया होश में आती है और रेयांश को खुद से दूर करते हुए कहती है, आप यहाँ क्यों आए हो। रेयांश श्रेया को नहीं छोड़ता और कहता है, मेरी मर्जी। श्रेया स्ट्रगल करते हुए कहती है, आप दूर रहकर बात नहीं कर सकते क्या। ये सुनकर रेयांश की आंखें थोड़ी कठोर हो जाती है और वो उसी सख्ती के साथ कहता है, मैं कुछ दिन शिमला में ही रहकर यहाँ की कंपनी देखने वाला हूँ, तो तुम और यश भी वापस देहरादून नहीं जाओगे। तुम भी सुन लो और उसे भी बता देना। अब श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो सृष्टि के साथ उस साय का पता लगाने के लिए शिमला में रुकना चाहती थी। अब खुद रेयांश श्रेया के वहां रुकने के लिए कह रहा था, तो अब उसे बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। श्रेया खुश होकर यही सोच रही थी, तभी रेयांश उसे छोड़ देता है। श्रेया अभी भी रेयांश के सहारे ही खड़ी थी। रेयांश के छोड़ते ही श्रेया काउच पर जाकर गिर जाती है और दर्द भी आवाज में कहती है, आउच। उसे देखकर रेयांश वहां से चला जाता है। रेयांश के वहां से जाने के बाद श्रेया अपनी कमर पकड़कर उठते हुए कहती है, सृष्टि ने सच ही कहा था, ये ड्रैकुला ही है। ये कहते ही श्रेया अपने आसपास देखने लगती है, फिर एक चैन की सांस लेकर कहती है, थैंक गॉड चले गए। बिना मौसम बारिश की तरह कहीं भी बरस जाते हैं। रेयांश के जाने के बाद सृष्टि झांकते हुए बेडरूम से बाहर निकलती है और चोरों की तरह लिविंग एरिया में आते हुए कहती है, क्या वो चले गए। सृष्टि की आवाज सुनकर श्रेया गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है। सृष्टि श्रेया से डरकर बहाना बनाते हुए कहती है, वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था। तो इससे पहले श्रेया उससे कुछ कह पाती, यश वहां आ जाता है। वो तेजी से बेडरूम में जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वहां से जाने लगता है। श्रेया और सृष्टि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्रेया यश को पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है, यश तुम कहाँ जा रहे हो। यश पीछे मुड़कर कहता है, मैंने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है, मैं जा रहा हूँ। यश कुछ नाराज लग रहा था। ये सुनकर श्रेया भागते हुए यश के पास जाती है और उसके आर्म्स अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना।
यश श्रेया से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, नहीं, इससे पहले तुम्हारी वजह से मेरी जान चली जाए, मैं हमारी दोस्ती यही खत्म करता हूँ। ये सुनकर श्रेया दुखी हो जाती है और बड़ी मासूमियत से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो। यश को भी श्रेया को इस तरह उदास देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी थी। सच में उसने श्रेया की वजह से काफी कुछ फेस कर लिया था। यश खुद को मजबूत करते हुए कहता है, मेरा डिसीजन फाइनल है, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर श्रेया और भी उदास हो जाती है। श्रेया को इस तरह उदास देखकर सृष्टि को यश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। सृष्टि यश से कहती है, वैसे तुम कहाँ शिफ्ट हो रहे हो। यश बेरुखी से कहता है, होटल सनशाइन में। सृष्टि कहती है, ओह गुड, वहां जाकर वेरोनिका को मेरा हाय कहना। यश कंफ्यूज होकर कहता है, ये वेरोनिका कौन है। सृष्टि कहती है, तुम वेरोनिका को नहीं जानते। यश ना में सर हिलाता है। ये देखकर सृष्टि कहती है, ओह, इसका मतलब बाकी गेस्ट की तरह होटल वालों ने तुम्हें भी सच नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ वहां, अगर जिंदा बचे तो ऑफिस में मिलेंगे। ये सुनकर यश की हालत खराब हो जाती है और वो सृष्टि के पास आकर कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और ये वेरोनिका कौन है। श्रेया भी सवालिया नजरों से सृष्टि को देखती है। सृष्टि यश के कान के पास जाकर फुसफुसाती आवाज में कहती है, वेरोनिका एक लड़की की आत्मा है। ये सुनकर यश बहुत डर जाता है और अपने कदम पीछे लेते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो। सृष्टि कहती है, तुमने शिमला की फेमस स्टोरी नहीं सुनी है ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। श्रेया तो इस वक्त यश से भी ज्यादा हैरान थी। वो फौरन कहती है, कौन सी स्टोरी। सृष्टि अपनी बात शुरू करती है, एक रात की बात है। वो अंधेरी रात थी, इसलिए चारों तरफ अंधेरा था। उस रात शिमला में तेज बारिश हो रहा थी। उसी बारिश के बीच तुम्हारी उम्र का ही एक लड़का समीर सड़क पर भीगते हुए चल रहा था। वो भी तुम्हारी तरह ही अपने दोस्तों से झगड़ा करके निकला था। चलते हुए वो उसी सनशाइन होटल पहुंच गया और उसने वहां एक रूम बुक कर लिया। समीर को लगा कि वो रात उसकी आराम से कट जाएगी, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। ये कहकर सृष्टि यश और श्रेया को देखती है, जो ये सब सुनकर डर रहे थे। सृष्टि अपनी स्माइल छिपाते हुए आगे कहती है, समीर वॉशरूम में चेंज करने के बाद मिरर में खुद को देख रहा था, तभी उसके हाथ से टॉवल गिर गया और समीर उसे उठाने के लिए नीचे झुका। समीर तो नीचे झुक गया, लेकिन मिरर में जो उसकी परछाई थी वो नीचे नहीं झुकी। समीर की परछाई एक डेविल स्माइल के साथ समीर को घूर रही थी। समीर ने अचानक से ऊपर देखा और मिरर में अपनी परछाई को देखकर उसकी रुख कांप गई। वो फौरन पीछे की तरफ गिर गया, लेकिन अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। ये देखकर समीर ने एक चैन की सांस ली और खुद से कहा, लगता है मुझे नींद आ रही है, इसलिए ऐसी अजीब चीजें दिख रही है। तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, ये भ्रम नहीं, सच है। इस आवाज के साथ किसी के सांसों की हवा भी समीर के कान पर पड़ी थी। समीर बहुत डर गया और उसने अपने राइट साइड देखा, वहां भी कोई नहीं था। समीर फौरन उठकर वहां से भागा और रूम का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। फिर समीर दरवाजे को पीटने लगा। काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। समीर अब समझ आ गया था कि वो उस रूम में कैद हो गया था। अब उसके पास वहां रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। समीर ने सोचा कि वो किसी तरह से उस कमरे में वो रात निकाल ले, लेकिन तभी उस रूम की लाइट चली गई। अब समीर और भी डर गया। उसने फौरन अपना मोबाइल निकालकर फ्लैश लाइट ऑन किया और धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा। बेड के पास पहुंचते ही वो सीधा बेड पर लेट गया और उसने खुद को ऊपर से नीचे कवर कर लिया। ब्लैंकेट के अंदर अभी भी समीर की फ्लैश लाइट जल रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पैर की तरफ से ब्लैंकेट के अंदर धीरे धीरे घुस रहा है। समीर के पैर में उसके ऊपर आने का एहसास हो रहा था। समीर ने डर से अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। कुछ ही देर बाद समीर के कान में फिर से वही आवाज सुनाई देती है, समीर। ये सुनकर समीर ने अपनी आंखें खोली। अब भी उसकी ब्लैंकेट के अंदर फ्लैश लाइट जल रही थी। उसकी रोशनी में समीर को अपने चेहरे के बिल्कुल सामने बिखरे बालों के साथ एक भयानक लड़की देखी, जो उसे देखकर स्माइल कर रही थी। अगले ही पल समीर ने डरकर ब्लैंकेट फेंक दिया और तभी वो लड़की वहां से गायब हो गई। समीर अब डर से जोर जोर से सांसें ले रहा था। तभी उसे अपने राइट हैंड में ऊपर से एक बूंद गिरती महसूस हुई। समीर अपने हाथ को देखकर हैरान रह गया था, वो खून की बूंद थी। समीर ने फौरन ऊपर देखा
वो भयानक लड़की पंखे से चिपकी हुई उसके साथ गोल गोल घूम रही थी। अगले ही पल वो लड़की समीर पर कूद गई और समीर की चीख वहां गूंजने लगी। ये सुनकर श्रेया और यश दोनों डर से कांप रहे थे। सृष्टि यश को देखकर कहती है, वो आत्मा वेरोनिका की थी। क्या है ना, उसने उस होटल में सुसाइड किया था। तो जब तुम वहां जा ही रहे हो, वेरोनिका को मेरा हाय कहना। यश भागते हुए श्रेया के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, नहीं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। श्रेया भी यश को पकड़कर कहती है, हाँ, तुम वहां बिल्कुल मत जाना। सृष्टि यश को गुस्से से घूरने लगती है और अपने मन में कहती है, गिरगिट कहीं का एक पल में अपना रंग बदल लेता है। अगर ये श्रेया को दोस्त नहीं होता ना, तो 1 मिनट में इसे सीधा कर देती। रात का वक्त था। शिमला के जंगल के बीच बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उस सुनसान जगह पर किसी के मुक्के की आवाज आ रही थी। जंगल के बीच कुछ लोग एक लड़की पर अटैक कर रहे थे। उनमें से कुछ घायल होकर जमीन पर पड़े थे और कुछ उस लड़की से मार खा रहे थे। वो लड़की काफी ट्रेंड लग रही थी और एक एक करके सबको फ्लैट कर रही थी। ये वही लड़की थी जिससे विराज 2 बार मिल चुका था। आखिर में बचा एक आदमी उस लड़की पर अटैक करता है और वो लड़की अपने एक ही मूव से उसे जमीन पर गिरा देती है। अब जमीन पर सभी लोग पड़े थे और वो लड़की उन्हें देख रही थी। तभी घूमती हुई एक धारदार चाकू पीछे से उस लड़की की तरफ आती है, जैसे किसी ने उस लड़की को मारने के लिए उस चाकू को फेंका हो। वो चाकू उस लड़की से कुछ इंच दूर जाकर हवा में ही रुक जाती है। वो लड़की बिना किसी एक्सप्रेशन के पीछे मुड़ती है। अब वो चाकू उसके चेहरे के ठीक सामने हवा में थी। वो लड़की अपने सामने देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी बेकार की हरकतों से कुछ होने वाला है? उस लड़की के सामने समर खड़ा था। वो उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम उसे क्यों बचा रही हो? वो लड़की सरकास्टिक स्माइल के साथ कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम पूछोगे और मैं बता दूंगी। उस लड़की की बात सुनकर समर के चेहरे पर गुस्से के भाव बढ़ जाते हैं। वो उस लड़की को धमकी देते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। समर के ऐसा कहते ही जो चाकू अब तक हवा में था, तेजी से समर की तरफ बढ़ जाता है। इससे पहले समर खुद को बचा पाता, वो चाकू समर के गाल से लगकर जमीन पर गिर जाता है। समर की चीख निकल जाती है और उसके हाथ अपने गाल पर चले जाते हैं। अब उसके गाल और उसका हाथ खून से भीग गया था। समर गुस्से से लाल आंखों से उस लड़की को देखता है। वो लड़की भी समर को घूरते हुए कहती है, मेरा निशाना चुका नहीं है, तो अगली बार मुझे धमकी देने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो लड़की वहां से जाने लगती है। वो कुछ ही कदम चल पाई थी, तभी पीछे से समर की आवाज सुनाई देती है, हमने युवराज दीवान को मजबूर कर दिया था, तो ये विराज क्या चीज है? ये सुनकर उस लड़की के कदम रुक जाते हैं और फिर वो उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहती है, बेवकूफ, और वहां से चली जाती है। समर अपने गाल पर हाथ रखे वहीं खड़ा रह जाता है। वो लड़की शहर से बाहर एक कॉलोनी में पहुंचती है, जहां छोटे छोटे कई मकान थे। वहां बिल्कुल अंधेरा था। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सबसे छुपकर वहां जा रही हो। कुछ देर बाद वो एक छोटे से घर के बाहर पहुंचती है और चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर जाकर जैसे ही वो लड़की दरवाजा बंद करती है, उसकी आंखें गहरी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसे किसी बात का एहसास हुआ हो। वो बिना एक पल गनवाए लाइट्स ऑन करती है और पीछे मुड़ जाती है। अपने सामने देखकर वो लड़की हैरान रह जाती है। लिविंग एरिया के काउच पर विराज बैठा उसे ही देख रहा था। विराज बिल्कुल रिलैक्स होकर कहता है, वेलकम टू योर ओन होम मिस अमम धृति, एम आई राइट? विराज की बात सुनकर उस लड़की की आंखें हैरानी से और बड़ी हो जाती है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।